हेलो क्लास आज की वीडियो में हम क्लास 12 का एक टॉपिक फिनिश करने वाले हैं, बेस थ्योरम, जो आपका अप्रॉक्सीमेटली इस बार 5 मार्क्स के आने के चांसेस है। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखिए बेटा, आज की क्लास में हम 5 और 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं और बेस थ्योरम के ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। For 3 persons A, B, C, the chances of being selected as a manager of a firm are in the ratio of 4:1:2. The respective probability for them to introduce a radical change in the marketing strategy are 0.3, 0.8, 0.4. If the changes take place, find the probability that इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट बी। अब बेटा क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करे कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में बेस थ्योरम का है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हमें कोई कंडीशन गिवन है और उस गिवन कंडीशन में से मुझे कुछ चूज करना है, तो इसका मतलब हमेशा कंडीशन किसकी होगी? आपकी बेस थ्योरम। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपके पास नोन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ इट इज फाउंड टू बी रेड या इट इज आपका टू बी दिस, मतलब ऐसा हो रहा है बट आपको किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो उस पर डिपेंड है, तो उसका मतलब बेटा क्या लगेगा? आपका बेस थ्योरम। जैसे मेरे पास यहाँ पर कह रहा है 3 पर्सन है, उनके एज अ मैनेजर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4:1:2। और एक चीज बेटा और ध्यान से पढ़ोगे, जब भी हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा पहले लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन पढ़ के आप हमेशा जज करो कि मुझे E1, E2, E3 किसको लेना है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो हमेशा बेटा मेरे पास क्या होगा? E1, E2 और E3। अब यहाँ पर पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब चेंजेस तो हुए हैं, ये मुझे पता है। चेंजेस हुए हैं कब हुए हैं? जब वो किसके थ्रू हुआ है बेटा? अपॉइंटमेंट बी के थ्रू। दो कंडीशन आ गई तो मतलब बेस थ्योरम है। अब प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है? दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट बी, मतलब हमारे पास 3 अपॉइंटमेंट है, ए, बी और सी। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको बेटा हम क्या लेंगे? E1, E2 और E3। अब मैंने ले लिया, मेरे पास यहाँ पर 3 बंदे, एक E1 और एक E2 और एक क्या हो गया बेटा मेरे पास? E3। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 4:1:2 है ए पर्सन की सिलेक्ट होने की। तो 4 अपॉन टोटल कितना हो गया? 4 2 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने किसको लिया बेटा? बी पर्सन को, जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमने लिया थर्ड पर्सन को, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा मेरे पास? 3/7। इतनी चीज क्लियर है। और एक चीज बेटा हमेशा नोटिस करोगे कि जिस चीज को हम E1, E2, E3 ले रहे हैं उन सबका टोटल सम हमेशा कितना होना चाहिए? 1, ताकि इन केस अगर आप कुछ गलत सपोज कर रहे हैं तो आप क्रॉस चेक कर लो कि एक्चुअल में हमने ठीक लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, चेक करते हैं। 4/7 + 1/7 5/7, 5 + 2 कितना हो गया? 7/7। तो मतलब हमने करेक्ट लिया। E1 समझ आ गया, पर्सन ए चूज हो रहा है। E2 समझ में आ गया, पर्सन बी चूज हो रहा है। E3 क्या हो गया? पर्सन सी चूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर ए को हमने चूज करा तो रेडिकल चेंज लेकर आता है किसी भी उसके केस के अंदर, तो उसकी मेडिकल स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.3। बी के थ्रू चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। थर्ड वाले के थ्रू मेडिकल चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.5। इज दिस क्लियर? ए के अराउंड मेडिकल चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी के अकॉर्डिंगली होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सी के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। इसकी कंडीशन नहीं होती कि इसका सम 1 हो, बट E1, E2, E3 की कंडीशन होती है उन सबका सम कितना होना चाहिए? आपका 1। इतना बात समझ में आ गया बेटा? हमने क्या करा? हमने पहले 3 बंदे सिलेक्ट करे, ए, बी, सी। ए अगर चूज करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, सी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। ए के अकॉर्डिंगली अगर वो चेंजेस लेकर आता है, हमने ए को चूज करा और वो चेंजेस लेकर आते हैं, उसके चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी के अकॉर्डिंगली चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सी के अकॉर्डिंगली चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी 0.5। अब क्वेश्चन में कह रहा है चेंजेस तो हुए, देखो लिखा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द चेंजेस टेक प्लेस। चेंजेस तो हुए बट चेंजेस किसके थ्रू हुए हैं? बी के थ्रू। तो मतलब मेरे पास बेस थ्योरम है। अब बी के थ्रू हुए तो बी वाला केस क्या रख लेंगे बेटा? ऊपर, बाकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी का रखेंगे आपका नीचे। इज दिस क्लियर बेटा? ओके, नीचे आ जाएगा समीशन I = 1 2 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EA, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EA। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? 1/7
इंटू 0.8 अपॉन 4/7 इंटू 0.3 प्लस 1/7 इंटू 0.8 प्लस 2/7 इंटू 0.5 कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? अब इसी के अकॉर्डिंगली लास्ट टू लास्ट ईयर आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि जहां पर क्वेश्चन ऐसे ही था कि हमने 3 बंदे सिलेक्ट करे ABC, वहां पर उन्हें चेंजेस हुए हैं बट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको नॉट चेंजेस की। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, A/E1 और A/E2 A/E3 को हम नॉट चेंजेस वाला लेंगे, वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसको भी। इतनी चीज क्लियर हो गई? चलिए आते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर जो है पेशेंट को देखने जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस से शो होता है कि ही विल कम बाय ट्रेन, या तो वो ट्रेन से आएगा या वो बस से आएगा या वो स्कूटर से आएगा या किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा, और उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी दे रखी है। बट अगर वो किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है बेटा तो वो आपके पास लेट नहीं होता। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, मतलब मुझे पता है कि वो लेट है, इट इज फाउंड टू बी, मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो गिवन है उसमें से मुझे क्या निकालना है कि वो लेट तो है, मुझे पता है। अब वो लेट है तो कब लेट है, जब वो किससे आ रहा है आपका बेटा ट्रेन से। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमेशा मैंने बोला था बेस थ्योरम जब भी आप क्रॉस चेक करोगे, क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले हमेशा क्या पढ़ो, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या है, वो किससे आ रहा है आपका ट्रेन से। ट्रेन से आ रहा है तो इसका मतलब जितने भी मेरे पास ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो अदर मीन्स है, वो बेटा मेरे पास क्या होगा E1 E2 E3 और E4। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो हम 4 चीजें ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लिया बेटा हमने E1, एक E2, एक E3 और एक क्या ले लिया बेटा E4। E1 को बेटा हमने क्या लिया कि वो किससे आया, ट्रेन से। E2 बेटा हमने किससे लिया कि वो किससे आया, बस से। E3 हमने किससे लिया, वो किससे आया आपका स्कूटर से। E4 किससे आया, अदर मीन्स से, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतना लॉजिक क्लियर है बेटा? ठीक है, हमेशा लास्ट लाइन पढ़ोगे ध्यान से, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमेशा क्या लेंगे, E1 E2 E3 एंड E4। अब बेटा अगर वो ट्रेन से आता है तो ट्रेन से आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट वाज 3/10। ठीक है, और अगर वो ट्रेन से आता है उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 3/10। किसी अदर मीन से आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा मेरे पास, 1/5। स्कूटर से आता है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। किसी और मीन से आ रहा है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। अभी बताया बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी, हमेशा चेक करोगे E1 E2 E3 E4 सबका टोटल क्या होना चाहिए बेटा आपके पास 1। क्रॉस चेक करो, 3/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 2/5 कितना आएगा बेटा आपका, 10/10, 1 बन गया। तो इसका हमने ठीक लिया है। ठीक है, अब बेटा ए हमने इवेंट लिया कि क्या आया, वो लेट आया। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद हो क्या करते हैं, ए क्या लेते हैं, जो इवेंट मुझे चाहिए। कंडीशनल में वो टर्म आती है जिसमें से निकाल रहे हैं। अब ए हमने लिया लेट हुआ है, बट वो कब हुआ, जब वो किससे आया, ट्रेन से। तो ये गिवन है और ये गिवन है, और ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। E1 मेरे पास गिवन है और ए क्या करना है, मैंने फाउंड करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो लेट है। कब लेट है, जब वो ट्रेन से आया। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A/E1 से। हो गया बेटा 1/4। अगर वो बस से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और अगर वो स्कूटर से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। और अगर वो किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो बेटा वो लेट ही नहीं होता। लेट नहीं होता तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 0। क्लियर है की चीज? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो किससे आया, ट्रेन से। ट्रेन क्या हो गया, E1 वाला इवेंट हो गया। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। देखो E1 क्या लिखा हमने कि वो ट्रेन से आ रहा है, और क्या है, वो लेट है, तो इसलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। E1 जो मुझे फाइंड आउट करना है, ए जो कंडीशनल गिवन है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो लेट है और ट्रेन से आया है। तो ट्रेन हो गया मेरे पास E1 और वो लेट है, मुझे गिवन है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, E1/A। तो जो चीज बेटा चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या रखेंगे ऊपर, बाकी सारे केस की टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या रखेंगे आपका नीचे। इज दिस ओके बेटा? ये 1/5 है, फिर 1/10 इंटू 1/12, फिर 2/5 इंटू Z। इज दिस ओके बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया?
कोई डाउट तो नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को रीड करते हुए अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे कि आपको E1 E2 E3 किसको लेना है और A/1 A/2 A/3 किसको लेना है। ध्यान रखना जो गिवन कंडीशन है वो A/1 A/2 A/3 और जो हमें निकालना है लास्ट लाइन में जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हमेशा कह लेंगे E1 E2 E3 E4 आगे 100। ठीक है, चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है बेटा, अच्छे से रीड करते हैं पहले फटाफट से। कह रहा है लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। एक लेटर जो है वो हम किसमें से चूज कर रहे हैं, या तो टाटानगर से लेंगे या वो कलकत्ता से लेंगे। ऑन द एनवलप जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर हमारे पास लिखते हुए दिख रहे हैं। हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, TA। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कलकत्ता एंड टाटानगर। कलकत्ता वाला पार्ट बेटा मैं करूंगी, टाटानगर वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब देखो कह रहा है लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। या जो लेटर है या तो वो टाटानगर से होगा या वो कलकत्ता से होगा। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होगी, 2, और प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकालनी है, कलकत्ता की। तो मतलब कलकत्ता और टाटानगर को मुझे क्या लेना है, E1 और E2। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमेशा क्या लेंगे, E1 और E2। तो बेटा हम 2 चीजें ले लेते हैं, एक ले लिया E1, एक क्या ले लिया E2। E1 को क्या ले लिया हमने भैया, कलकत्ता, और E2 को बेटा हमने क्या ले लिया आपका टाटानगर। ठीक है, अब E1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास 1/2। E2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, 1/2। क्यों 1/2, या तो मेरा लेटर कलकत्ता से होगा या मेरा लेटर टाटानगर से होगा। तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 2, इसलिए कितना है 1/2 1/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा A/1। ए मैंने क्या लेना है, मुझे कौन से लेटर विजिबल है, TA। जो गिवन होगा वो हमेशा क्या लेंगे, TA। जो गिवन होगा उसको लेंगे A। अब गिवन क्या है, लेटर में क्या विजिबल है वहां पर, TA। और TA क्या है, कंसेक्यूटिव लेटर है। तो पहले केसेस बनाता है कंसेक्यूटिव लेटर की। कैलकाटा में कंसेक्यूटिव लेटर देखे तो क्या आएगा बेटा, CA आ जाएगा, AL आ जाएगा, LC आ जाएगा, TU आ जाएगा, UT आ जाएगा, TT आ जाएगा, TA आ जाएगा। ये केसेस आ जाएंगे। कितने केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस हो गए। इन 7 केसेस में TA कितनी बार विजिबल है, ओनली 1 टाइम। तो TA के चांसेस कितने हो गए, 1/7। क्लियर है। अब ऐसे हम टाटानगर के भी बनाते हैं। टाटानगर में क्या होगा, TA फिर AT फिर TA, ऐसे से पैर बनाना है, TA फिर AT फिर TA फिर AN। समझ में आया बेटा केसेस कैसे बनाने हैं। AN बना दिया, फिर क्या बनाएंगे NA, फिर क्या बनाएंगे AG, फिर क्या बनाएंगे GA, फिर क्या बन गया आपका AN। बन गए सारे केसेस। एक बार रिपीट करते हैं, TA हो गया, AT हो गया, TA हो गया, फिर AN हो गया, देन NA, फिर AG, फिर GA, फिर AN। ओके, कितने केसेस बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बेटा कितना आया, 8। और TA कितनी बार है मेरे पास, आई थिंक 2 बार आ रहा है, तो कितना आ गया 2/8। कैसे समझ में आए। पहले बेटा हमारे पास क्या कह रहा है कि मैंने 2 लेटर चूज करे, या तो कैलकाटा या टाटानगर, तो 2 चॉइसेस हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब वो कह रहे हैं उस एनवेलप पे क्या विजिबल है आपको, TA। जो मुझे पता है वो हमेशा कह लूंगी A1। TA विजिबल है, कंसेक्यूटिव लेटर है, तो सारे केसेस बनाए। इन सारे केसेस में TA कितनी बार दिख रहा है मुझे, 1 बार, तो कितना हो गया 1/7। ऐसे टाटानगर के भी सारे केसेस बनाए, उसमें TA कितनी बार विजिबल है, 2 बार, तो कितना आ गया 2/8। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे केस निकालना है, प्रोबेबिलिटी किस में से आई, कैलकाटा में से आई। तो मतलब फर्स्ट वाले केस में मुझे क्या निकालना है, E1/A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और A/E1 आ जाएगा बेटा ऊपर, बाकी टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे। समझ में आ गया बेटा। ऐसी सेकेंड पार्ट जो टाटानगर का है वो आप खुद कर सकते हो। क्लियर है। चल आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। मेरे पास 2 बैग है, एक बैग 1 और एक बैग 2। आई थिंक बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। कह रहा है बैग 1 है, इसमें 3 रेड है 4 ब्लैक बॉल्स है। ओके, बैग 2 है, उसमें 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2
बैग 1 में से मैंने एक बॉल निकाली, निकालने के बाद उसको किस में ट्रांसफर कर दिया बेटा, बैग 2 में। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फिर बैग 2 में से मैं एक बॉल निकाल रही हूँ, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। और सेकेंड वाले में से जो हमेशा बॉल निकल रही है वो हमेशा क्या निकल रही है आपकी, रेड निकल रही है। तो ये मुझे नोन हो गया, देखो इट इज फाउंड टू बी, या इफ इट इज नोन, इफ इट इज गिवन, या कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस शो कर दिया तो मतलब वो कंडीशनल है। अब कंडीशनल पे भी अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब क्या है वो, बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अब सेकंड केस पे हमेशा गिवन होगा और फर्स्ट वाला केस मुझे निकालना है, तो बेस थ्योरम की पहचान समझ में आ गई। अब देखो, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, आपको याद हो गया होगा, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस थ्योरम में हमेशा उसको कह लेंगे E1 और E2। अब मेरे पास कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, कि ट्रांसफर्ड बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो E1 E2 बेटा मेरे पास क्या केस बनेंगे, या तो मेरे पास ट्रांसफर्ड बॉल क्या होगी आपके पास, ब्लैक होगी, या तो क्या होगा मेरे पास ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी ट्रांसफर हुई, या तो ब्लैक ट्रांसफर हुई होगी, या कौन सी ट्रांसफर हुई होगी आपकी, रेड ट्रांसफर हुई होगी। यही दो केस बना लेते हैं। E1 को मैंने क्या लिया, ब्लैक ट्रांसफर हुई, E2 को मैंने क्या ले लिया, आपका रेड ट्रांसफर होगी। ठीक है, इतनी बात बेटा, ओके। अब E1 में अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई है तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा आपका 3/7। और अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई है तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 4/7। रेड ट्रांसफर हुई है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7। इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा क्रॉस चेक करोगे, E1 E2 का सम 1 होना चाहिए, हमेशा भूलोगे नहीं इस बात को। E1 E2 चेक करा 1 है तो इसका मतलब मैंने ठीक लिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा A/E1 पे। अब अगर ट्रांसफर्ड बॉल बेटा ब्लैक है, मैंने क्या करा, इसमें से एक बॉल निकाली, फिर उस बॉल को मैंने बैग 2 में ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं ब्लैक ट्रांसफर कर रही हूँ, पहले ब्लैक कितनी थी बेटा 5, अब उसमें ब्लैक एड ऑन हो गई तो ब्लैक कितनी होगी आपके पास 6, रेड तो मेरे पास कितनी रही 4। और अगर रेड ट्रांसफर हुई तो रेड कितनी होगी बेटा मेरे पास 5, ब्लैक कितनी कितनी रहेगी 5। इतना लॉजिक समझ में आया। पहले हमने क्या लिया, E1 E2 को केस लिया कि E1 क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल या तो ब्लैक होगी या ट्रांसफर्ड बॉल क्या होगी आपकी, रेड होगी। अगर ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7, ट्रांसफर्ड बॉल रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। अब ट्रांसफर्ड बॉल अगर ब्लैक है और उसको मैं बॉल को देख के सेकंड वाले बैग में डाल रही हूँ, तो सेकंड वाले बैग में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक के आपके नंबर ऑफ काउंट जो है वो बढ़ जाएंगे। ब्लैक पहले कितने थे बेटा सेकंड वाले में 5, अब एक को डाल दिए तो ब्लैक कितने हो गए 6। और अगर रेड डाला तो ब्लैक कितने हो गए आपके पास 5, और रेड भी आपके 5 हो जाएंगे। बट सेकेंड केस में हमेशा बॉल कौन सी निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा से, कह रहे देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 में से बॉल निकाल रहे हैं, बट बैग 2 में से मुझे हमेशा कौन सी बॉल निकालनी है आपको, रेड। बैग 2 में से कौन सी बॉल निकालनी है बेटा मुझे, रेड, दोनों के दोनों केस में। तो सेकेंड केस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब A/E1 कितना है बेटा 4/10, और इसके अंदर आपके पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/10। इवेंट जरूर एक्सप्लेन करोगे, इवेंट जरूर एक्सप्लेन करोगे कि जो इवेंट है ए वो मेरे पास क्या है कि जो सेकंड बैग में से मैंने बॉल निकाली है वो क्या है आपके पास रेड। क्लियर हो गया। E1 E2 हमने किसको लिया कि ट्रांसफर्ड बॉल या तो रेड होगी या ट्रांसफर्ड बॉल क्या होगी ब्लैक होगी। और ए इवेंट क्या लिया कि सेकंड बैग में से जो बॉल आ रही है वो कौन सी आ रही है आपकी रेड आ रही है। इतनी बसन में आ गई, केसेस बना लिए मैंने। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब मुझे कौन सा केस निकालना है, ये वाला केस निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, E1/A इक्वल्स टू 4/7 इंटू 4/10 अपॉन 4/7 इंटू 4/10 प्लस 3/7 इंटू 5/10। ओके बेटा, क्लियर है। आई होप सब बच्चों को बेस थ्योरम की बेटा कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा बेस थ्योरम के बाद हम लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर भी हम 5-6 टॉपिक्स करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, बाय।